हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त संजय जैन और मैं आप सब लोगों का विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम बहुत जल्दी ही न्यूमेरिकल सेगमेंट चालू करेंगे जो कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट बुक के लगभग फर्स्ट बुक सारी करवा दी, सेकंड बुक की मैं स्टार्ट करा रहे। इसके अंदर हमने जो मैंने आपको बोला मेन क्या है आपके प्रैक्टिस और ये सब है। तो क्वेश्चन करेंगे हम थर्ड चैप्टर का करंट का। अभी शायद कुछ कोई टेक्निकल इशू के कारण लाइट वाइट जो नहीं आ रही थी, शायद ये भी रीज़न आएगा, तो एक दो दिन हम थोड़ा डिले रह गए होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कमर कस लो, आज स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्या कह रहा चाह रहा है। 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो सेकेंड में बिंदु P से बिंदु Q तक गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं? बिंदु P से बिंदु Q तक गुजरते हैं। तो आपको उसमें क्या पूछा? धारा की दिशा और इसका परिमाण पूछा गया। तो पहली बात, जैसे गुजरते हैं तो धारा तो उल्टी आएगी, तो धारा उल्टी आएगी। Q से P ये आंसर है और एक ये आंसर है, ये दो तो नहीं है। मतलब स्मार्ट वे से बिना पेन चलाए हमको दोनों में से जो है जो ऑप्शन जितने अगर अगले हट रहे हैं हटा देना है। दो तो हट गए, अब यहाँ से इसकी बात आ रही है, वैल्यू ये होगी कि ये होगी। अब मेरी बात सुना, अपने को धारा पूछेगी, ये धारा क्या होता है? आवेश अपॉन समय, और आवेश क्या होता है? N इंटू ई अपॉन समय। N की बात कितनी है? 10 मिलियन है। 10 मिलियन का मतलब हो गया बेटा 1 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आ गया। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख आ गया और ये अपने पॉइंट आ गया। तो 3 3 6 1 7 ये आ गया। तो ठीक है, इतने तो आपके हो गए कितने? 3 4 10 की घात 7। अब इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो 1.6 10 की घात -19, और आपको टाइम पर्सन में दे रखा है बेटा माइक्रो है। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। बस अब आपको धारा निकालनी है। तो देखो मेरी बात सुनो, 10 की घात माइनस ये 19 है, ऊपर जाकर 13 आ जाएगा। तो 1.6 7 6 13, समझ रहे हो ना आप आपसे? तो 10 की घात माइनस का 19 और 10 की घात 13। अब आप देख लो 6 का फर्क पड़ता है, 13 है। अब आपके यहाँ पे 13 और 6 19 होता है। तो 1.6 और 10 की घात 6, ये आपका आंसर आ गया। इतना ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और क्वेश्चन हो गया। देख लो बेटा, कोई समस्या किसी प्रकार की। दूसरा क्वेश्चन देखें सर, RPSC वेटनरी। हेलो, गुड मॉर्निंग राहुल मीना, गुड मॉर्निंग योगेश आचार्य, अक्षय यादव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनु, गुड मॉर्निंग। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? अक्षय यादव गुड मॉर्निंग, टाइम बता रहे हो 8:35। हाँ बिल्कुल सही है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरती शर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको बेटा? ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है बेटा ना, आराम से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप पढ़ के अपना आंसर दो। कोई आवेश संधि में गति कर रहा है तो उसमें क्या सुरक्षित रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा देखो, इसमें संधि में जब संरक्षित रहता है ना, हमेशा इसमें संवेग संरक्षित रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी रहेगा और कभी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए आंसर। पढ़ लिया, हमको मालूम है संरक्षित यही रहता है, आंसर हो गया। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना बेटा? तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसका। विद्युत परिपथ में धारा की प्रवाह की दिशा होती है। देखो विद्युत परिपथ में अभी मैंने आपको बताया था, ये धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का अलग चीज़ है। उच्च विभव से निम्न की ओर, इलेक्ट्रॉन तो उल्टा चलता है। ठीक है, निम्न से उच्च की ओर। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न की ओर प्रवाहित होती है। यही है बैटरी का सिस्टम। ऐसे तो होता है नहीं? ये रजिस्टर ले लिया तो यहाँ से ये हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर फ्लो होएगा। बस इतना आसान। इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं। आपने मैंने जो थ्योरी कराई है उसको आपने कर ली, तो उसके बाद बस क्वेश्चन करना तो बहुत ही आसान है ना बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के आकार पे। आकार से कोई मतलब नहीं है, चालक की ज्यामिति पे, उससे भी कोई मतलब नहीं है। चालक के ताप पे बिल्कुल करता है, चालक के साप पे करता है, चालक के आकार के, चालक की ज्यामिति पे। अब मेरी बात सुनना, ये तीनों बातें इसमें देखो। प्रतिरोध जो होता है ρL/A होता है, ये अपन जानते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ज्यामिति का बात हो रहा है। ज्यामिति का अगर एरिया अपन चेंज करोगे, कभी ऐसा हो गया
कभी यूँ हो गया, ये चालक का जो तार है उसका मोटा मोटा कर दिया, सब में फ़र्क पड़ेगा। चालक के आकार, आकार का मतलब वो दिखता कैसा है, लंबाई चौड़ाई उन सब पे, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। तो अपना ऑप्शन डी जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तापमान पे तो करता ही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये प्रश्न पढ़ो बेटा। ये इसमें वी और आई का ग्राफ दे रखा है। वी और आई में ग्राफ जब होता है तो आपको मालूम है ये प्रतिरोध को बताता है, हाँ या ना। उसका जो tan थीटा जो होता है वो हमारा प्रतिरोध होता है। तो जिसका थीटा बड़ा होगा उसका प्रतिरोध बड़ा होगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। यहाँ पे कौन, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो इसका प्रतिरोध बड़ा है, R1 बड़ा है R2 से। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, चालकों में तापमान बढ़ने पर, चालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये अगर प्रतिरोध बड़ा हुआ है तो T1 बड़ा होगा T2 से। ऑप्शन ए करेक्ट। इतना सही है, बहुत आसान, थ्योरेटिकल, थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें और क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत क्षेत्र ठीक है, और वो आपके अनुगमन वेग या जिसको अपवाह वेग भी कहते हैं, जिसको आप अपवाह वेग भी कहते हैं, पर किस प्रकार से निर्भर करता है। आप बताओ, ए सही है, सी सही है, बी सही है या डी सही है। सोच के बताओ बेटा, आपके हिसाब से आंसर क्या सही होगा, ए, बी या सी या डी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा देखो ध्यान से, इसमें अंदर ऑप्शन ए जो है वो सही है। कैसे पता सर? फॉर्मूला बताया था मैंने, आपको याद होगा। देखो वी डी अपन निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो त्वरण इंटू विश्रांति काल होता है ना, ये आपके यहाँ है त्वरण, और इस ए की वैल्यू जो होती है ये होती, हाँ के ना, दिशा का फर्क होता है इसमें। पर अब यहाँ साफ दिखता है तो अपवाह वेग है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो गया। बस सूत्र पता होना चाहिए, इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन फिर से वही पूछा गया है, आपको ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा गया है कौन सा सही होगा। किसके लिए? पहली बात सुनना, चालक के लिए। चालक के लिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, केवल यही होता है, स्ट्रेट लाइन आता है, सरल रेखा वाला आता है, आंसर हो गया। सिंपल सा है। हमने ग्राफ बनाया था ओम्स लॉ में, ये ओम्स लॉ पे आ जाए थे, V समानुपाती है, धारा होती है, तो V बराबर क्या हो गया बेटा, IR हो गया, है ना। उस हिसाब से कर लिया इसको। अगला क्वेश्चन, अब आपसे फिर इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़ो और आप बताओ आपके हिसाब से इसमें क्या सही आंसर होगा। बोला गया है ये चालक है, ठीक है, ये सब चाल दे रखे हैं, चालों की चालकता दे रखी है, और आपको पूछा गया है कौन सा इसमें सही होगा। तो आप इसका आंसर बताइएंगे बेटा फटाफट सोच के। ऑप्शन दो, क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या इसमें कंसेप्ट है। ऑप्शन दो बेटा इसका आराम से। हाँ भाई, ए आंसर सही है या बी या सी, डी या सी। तो बेटा इसका आंसर है वो डी सही है। कैसे, किस तरह से, तो आप इसको देखिएगा, क्या इसमें कंसेप्ट होता है, क्या इसका लॉजिक है, क्या इस तरह से होता है। देखो, समरूप धातु के चार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दो तारों को आपने जोड़ा है, क्या किया है बेटा, दो तारों को आपने जोड़ा है इसके अंदर। तो मेरी बात सुनो, ये तार एक और ये दूसरी तार, इन दोनों को जोड़ दिया, इसका प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध R2। श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में है कि नहीं बेटा। जब श्रेणी क्रम होगा तो हमने मान लिया जो तुल्य प्रतिरोध जो है वो ये मान लिया, और इसकी तुल्य लंबाई, अगर इसकी लंबाई L है, L1 है, दोनों समान है, अलग अलग है। दो समरूप परिमाण, समरूप परिमाण, लंबाई समान दे रखी है बेटा। ये L1 है तो लंबाई अपने L1 ना लेके L और L लेते हैं, और इसका अंतःखंड साथ A और A दे रखा है। तो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपके क्या होगा, श्रेणी में जुड़ जाएगा। अब अपन जानते हैं R इक्वल टू रॉ L बाई ये होता है। रॉ क्या होता है बेटा, 1/सिग्मा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं। अब इसकी एक बात देखा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी बेटा ना, 2L हो जाएगी। तो उस हिसाब से तो आपके यहाँ पे 1/सिग्मा तो ले लोगे आप, और L का क्या ले लोगे आप, 2L, यहाँ A आ जाएगा। अब इस R के लिए आप क्या ले लोगे बेटा, L सिग्मा 1A, और उसका क्या ले लोगे, L सिग्मा 2A। L से L कट गया, एरिया से एरिया कट गया, क्योंकि समरूप थे तो दोनों का आपका अंतःकाट क्षेत्रफल और लंबाई समान होगी। 2L कैसे की, अभी ओवरऑल ले रहे हैं ना, इससे लंबाई जुड़ गई, ठीक है ना, आसान बात है। अब आप मेरी बात सुनो बस थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या बेटा, 2/सिग्मा 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा
2। अब आपको सिग्मा निकाल थोड़ा सा इसको, ये सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 कर दे, है कि नहीं? उल्टा कर देंगे। जब आप उल्टा करोगे तो सिग्मा अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यहाँ से हमारे को सिग्मा यानी कि चालकता मिली, कितनी मिली बेटा? 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये बात यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं, जो सबसे बड़ी, वो क्या करते हैं, लंबाई को समान ले लेते हैं। लंबाई जुड़ गई बेटा, एल और एल आपके क्या हो गया बेटा? 2L हो गया। एल और एल क्या हो गया आपके बेटा? 2L हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो बेटा, तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? डी सही हो गया। तो बेटा आपको क्या कंसेप्ट मालूम पड़ा? हमको ये सबको पता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है, लेकिन चालकता में क्या होती है? इस तरह से लगता है। बात समझ में आ रही है क्या मैं किस तरह से कह रहा हूँ? अगर इसी में भी आप आपके प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो भी आप ऐसे करके निकाल देते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, आपके हिसाब से बताओ ऑप्शन में कि कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी? पढ़ो बेटा। पढ़ के आंसर दो इसका, फटाफट इसका आंसर दो। क्या होगा, किस तरह से होगा? निम्न में से किसी अच्छे चालक वीआई ग्राफ के लिए सही कौन सा है? आपसे पूछा है, चालक की बात है बेटा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अभी वही सेम क्वेश्चन है आपका, वी और आई में समानुपाती है, ग्राफ जो आएगा चालक के लिए एक लाइन की तरह आएगा, आपने कर दिया। अगला प्रश्न, हाँ बेटा पढ़ो। एक अपन तार में है ना, कौन सा वायर यूज़ करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो बेटा अपन जो याद करेंगे वो धातु यूज़ करेंगे। अरे कौन सा यूज़ करेंगे बेटा? धातु यूज़ करेंगे। ये बेटा अर्धचालक है ना, सिलिका, जर्मेनियम अगेन अर्धचालक है। और ये तो है, ये आपके क्या है, कांस्टेंट, ये आपके बेटा मिश्र है। ये क्या है? मिश्र है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। आपने देखा भी होगा, आपने जब घर में कोई वायर यूज़ किया होगा तो खोलोगे ना, तो उसमें कॉपर का तार होता है, कॉपर का ना, तो एक धातु की तरह। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। प्रतिरोध कम होता है तो उसका ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो न्यूनतम होता है। बस इतनी सी बात। अगला प्रश्न देखो, ध्यान से पढ़ो बेटा। आपसे पूछा गया है कि धातुओं की प्रतिरोधकता, प्रतिरोध समझते हो, रॉ, उसकी परास पूछा गया। तो बेटा ये डेटा है, जब मैंने आपको बताया था, जो आपको याद रखना है। ये 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 के मध्य होता है। 10⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 के मध्य होता है ना धातुओं के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें हमको याद भी रखनी पड़ती है और पेपर बहुत आसान आता है, इसको समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन सेम वही आपसे पूछा गया। निम्न की प्रतिरोधकता बढ़ते क्रम में लिखना है। किसके रखना है बेटा? बढ़ते क्रम में, यानी कि ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे कम बता देता हूँ, चालकों की होती है। चालक देखो, पकड़ो, ये रहा, बाकी देखना ही नहीं, ऑप्शन ए। इतने आसान प्रश्न आते हैं, बहुत सिंपल से आएंगे, आपको ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो, टिक लगाओ, सही, बस। नेक्स्ट, फिर वही पूछा है, इस बार पढ़ना है, ध्यान देना। अर्धचालक है, कौन है बेटा? अर्धचालक है। अर्धचालक का तो हम जानते हैं क्या होता है, ताप की निर्भरता। अर्धचालक का की प्रतिरोधकता जो होती है वो ताप के आपके क्या होती है, ताप बड़ा होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो घटेगा। ऑप्शन सी सही है। ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं, ये चालक के केस में होगा, ध्यान रखिएगा। अर्धचालक का इस तरह से होगा, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ बेटा आंसर दो इसका, आपके हिसाब से क्या बैठता होगा, किस तरह से ये होता होगा। बोला गया है नाइक्रोम है या मैग्नीन है, ये एक तरह का अलॉय है बेटा, मिश्र धातु है। आपको बोला गया कि इसको प्रतिरोधकता के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम ताप पर निर्भर करती है। ताप में निर्भर तो करती है लेकिन कम निर्भर करती है। हाई वोल्ट, इसका जो अल्फा जो होता है इनका बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। निर्भर तो सबकी करती है लेकिन कम करती है, बस बी आंसर। अगला, ताप में वृद्धि के साथ साथ चालकता। अब आप बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो चालकता कम होगी। किस में? चालकों में। और अर्धचालक में क्या होगा? अर्धचालक में ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध कम होगा और ये बढ़ेगा। बस पढ़ लो, धातुओं की बढ़ती है तो अर्धचालकों की घटती है। चालकता की बात हो रही है, तो धातुओं में तो आपके क्या हो रही चालकता, ताप में वृद्धि कर रहे हैं, तो ताप में चालकता क्या हो रही, कम होनी चाहिए। धातुओं अर्धचालक की बढ़ती है, अर्धचालक की तो बढ़ती है और धातुओं की घटती है। बी आंसर।
समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना बेटा। ऐसे ही कंसेप्चुअल बातें आती हैं, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़े बड़े या हाई लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एलिमेंट्री और इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रश्न आपसे होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पीछे मैंने रीजन भी लिखा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, आराम से प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है पर अपन कर सकते हैं। क्या बोला गया है? किसी गर्म तत्व का प्रतिरोध कमरे के ताप पर 99 ओम है। यदि प्रतिरोध 116 ओम हो जाता है तो उस तत्व का ताप क्या होगा? उस तत्व का ताप क्या होगा? अब आपसे ये ताप पूछा गया, तो मेरी बात सुनो। फॉर्मूला होता है R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब आपको इसमें तत्व का कितना हो गया? ये इसकी वैल्यू दे रखी है 116 और इसकी दे रखी है 99, ये 1। अल्फ़ा का मान आपको दे रखा है 1.7 10⁻⁻⁴ और तापमान को बड़ा होगा तो T- और कमरे का ताप पूछा गया है ना। और यदि प्रतिरोध रिएक्शन हो जाता है उस तत्व का ताप क्या होगा, ये आपसे पूछा है। कमरे का तापमान हम जनरली क्या मानते हैं? 25 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बेटा? 25 डिग्री। तो अब आपसे इस टी की वैल्यू पूछी है, बहुत सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर लें इसको। मैं थोड़ा और इजी, अब देखो डेटा में भी ज़्यादा अप्रोक्सीमेट मत लेना क्योंकि ये इसी तरह से चल रहा है। यहाँ से 6 2 8 99 1.7 10⁻⁻⁴ 99 T-25। हाँ बेटा, ये ऐसे ये 116 है। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितने मिलेंगे? 16 और 1 17। 1.7 10⁻⁻⁴ 99 T-25। ठीक है। अब आप देखो, अगर इसको हटा दोगे ना है तो ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये देखो, मेरी बात सुनो आराम से, ये 10⁻⁻⁴ है, उधर जाएगा बेटा है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, उधर अपॉन में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो 10 पहले से ही है तो 10⁻⁴ हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, T-25। अब आप मेरी बात सुनो, अब आप लॉजिकली इसको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो भी अपना आंसर आ जाता है। ये 1 2 4 और 1 5 0 लगेगा और यहाँ पे 99 कर देता हूँ। बस इसको आप 100 मान लो, मच बेटर रहेगा, इजी होगा आपके। अगर आप इसको 100 मान लेते हो तो ये कट जाता है और ये 25 यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। तो 1025 के आसपास सबसे क्लोज कौन सा है? यही सी आंसर है। क्या हो गया? सी आंसर है। तो हल्की देखो, मैंने बोला ना न्यूमेरिकल भी आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, हल्का फुल्का आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल डेटा आ जाता है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि बहुत टफ आएगा, टिफ आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको आप करके देखो बेटा, आपके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना, तुक्का नहीं मारना है। आप सोच रहे हो कि तुक्का मारोगे हो जाएगा, ट्राई इट योरसेल्फ। फॉर्मूला वही जो अभी हमने किया, करो बेटा इसको। तो आपके सर ने अभी एक डोज ले लिया है, तो अब आप क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा, फटाफट करो। हाँ भाई, सेम उसी पे बेस क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्लेटिनम प्रतिरोध के थर्मामीटर में तार का प्रतिरोध हिम बिंदु पर इतना, भाप बिंदु पे इतना। अच्छा, हिम बिंदु का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और भाप बिंदु का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। जब थर्मामीटर को किसी अज्ञात गर्म बाथ में डाला जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? 5.5 बढ़ गया। तो आपका ताप कितना होगा? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दो बातें हैं, थोड़ा सा लेंदी है, आपको अल्फा नहीं दे रखा है। तो पहले मेरी बात सुनो, अपन क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लगाते हैं R = R, ये R0 1 प्लस, ठीक है। अब आपको सीधी सी बात है, मान लिया कि हमारे को दे रखा है ये हिम बिंदु पे इतना देखा, उसका तापमान हमें अल्फा डेल्टा टी मान लिया इसको, ये डेल्टा टी हिम बिंदु की बात है ना, तो यहाँ से ये T1 ले लिया और ये ऐसे कर लिया, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ से मुझे अल्फ़ा कितना मिला, ये देखो R/R0 1 प्लस ये T जो 0 ही है, अल्फ़ा T1 मान लिया, तो ये माइनस करूँगा अल्फ़ा T1, तो यहाँ से R - R0 अपॉन R0 T1
इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फ़ा मिल गया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बात करते हैं वापस से, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको ये आर नोट का मान कितना दे रखा था, पहले समझना है इसको। यहाँ पे प्लेटिनम के प्रतिरोध के थर्मामीटर प्रतिरोध पे आपका कितना है, 0 डिग्री पे इतना है, आर नोट ये है, और भाप बिंदु पे आपको इतना दे दिया। ये जो आर है यहाँ पे ये आर इतना दे रखा है। अब वापस नया मान लेते हैं हम, R1 मान लेते हैं। अगेन बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब थर्मामीटर को किसी अज्ञात गर्म बात पे डाला जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 5 पॉइंट यहाँ से हो जाता है। तो मैं मान लो पहले वाला भी अगला जो करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध की बात खींची गई है, तो गर्म बात का ताप कितना होगा ये हमारे से पूछा गया है। अब आप समझिएगा, आर नॉट, फिर वापस ये आर नॉट ही रहूँगा, 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब देखो, जब थर्मामीटर को किसी अज्ञात गर्म बात में डाला जाता है, अज्ञात गर्म बात में, तो इसका प्रतिरोध कितना ना 5.5 ओम जाता है। तो गर्म बात का तापमान क्या होगा? अब मेरी बात सुनिएगा, पहले क्या है, प्लेटिनम प्रतिरोध के थर्मामीटर में तार का प्रतिरोध आपको दे रखा था, भाप बिंदु पे दे रखा, अलग अलग पॉइंट पे दे रखा है आपको उसका। अब अपने को तापमान की वैल्यू पता नहीं है, तो अब मान लें 0 से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये हमने मान लिया T1। ठीक है, इसको मान लिया T2, है ना। यहाँ से R वापस वही आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T2, वापस करोगे R1 माइनस आर नॉट अपॉन T2 इक्वल्स टू अल्फ़ा। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है ये कैसे किया, किस तरह से किया? यहाँ पर प्रतिरोध कहाँ गया रे भाई, ये आएगा नीचे। अब ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अब बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ तक तो हमने इसको कर ही लिया। अब आपका दिमाग कैसे बोल रहा है बेटा, थोड़ा सोच के बताओ और आंसर दो मेरे को, क्या लॉजिक होगा और कैसे आप इसको कर सकते हो, किस तरह से ये किया जा सकता है। मैंने आधा से ज़्यादा तो आपके लिए कर दिया है, सोच के बताओ आप बेटा, क्या करें क्या नहीं करें, किसकी वैल्यू कैसे रखें। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो, यहाँ जो ये T1 है जो मैंने कंपेयर किया है ना, यहाँ T1 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये अपने को निकालना है। अब इधर देखो, अपन इसको सॉल्व कैसे, दोनों को बराबर कर दूं मैं, है यहाँ से इधर भी अल्फ़ा है इधर भी अल्फ़ा है, अपन यहाँ बराबर कर लेते हैं। R माइनस आर नोट और ये ले लिया 100, और दूसरा R1 माइनस आर नोट ये T0। ठीक है, आर नोट से आर नोट कट गया। अब इसका R1 क्या है देखो, पढ़ो प्रश्न के अनुसार थर्मामीटर में तार का प्रतिरोध हिम बिंदु पे ये था 5 ओम और ये यहाँ पे, तो मैं सीधा सी बात लिखूँगा यहाँ पे 5.25 माइनस 5 नीचे 100 आ गया। अब यहाँ पे R1 कितना है, अब नया अपना आ रहा है, वो 5.5 है माइनस 100 है, और T2 हमारे को निकालना है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ कितना बचा 0.25 और यहाँ कितना बना 0.50, ये 100 आ गया, ये T2 आ गया। इसको इससे काट दो, 25 से 50 दो बार, T2 कितना आ गया 200, T2 कितना आ गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कैलकुलेशन में, लेकिन किया जा सकता है। कैसे किया, पहले दोनों का अल्फ़ा बराबर कर दिया, हो गया, बस इतनी सी बात थी। ठीक है ना बेटा। अगला प्रश्न देखो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आता है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या पूछा गया, प्रतिरोध दे रखे हैं 2, 4 और 3, और आपसे पूछा गया उष्मा किस अनुपात में होगी, उष्मा किस अनुपात में होगी। तो मेरी बात सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा इस प्रश्न को। ये इन दोनों में आपको मालूम है ये दोनों समांतर क्रम है। ये कौन सा समय बेटा, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में धारा का जो प्रवाह होता है, देखो V बराबर IR, तो इसमें सीधी सी बात धारा का होगा तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से होगा। तो यानी कि I इसमें मान लो ये ब्रांच है, इसको अपने I1 मान लिया और इसके अंदर I2 मान लिया, तो बेटा I1 अनुपात I2 जो होगा 1/R1
अनुपात 1/R2 होगा। तो इसको आप उल्टा करोगे ना, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये किस तरह से किया जाता है। तो आपको जब डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 अनुपात R1। ये बात समझ में आती है? नहीं आती तो अलग से देखो। अनुपात का मतलब होता है भाग। तो अपन 1/R1 अपॉन 1/R2 करोगे तो R2 ऊपर आ जाएगा। वही लिखा है मैंने, समझ में आ गया? चलो बस हो गया प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे R2 का मान कितना है आपको? 4, और इसका मान कितना है? 2। ये आपस में कट गए, 2:1 आ गया। क्या आपको बात समझ में आई? सर ये तो समझ में आ गई, 2:I आ गया, ये चीज़ भी समझ में आ रही। अब इसको करें कैसे? तो आपके ये अनुपात मिल गया, अतः यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बेटा। तो I1 क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। I1 का खुद का अनुपात कितना है? 2। अनुपात कैसे बांटते हैं? खुद का अनुपात अपॉन अनुपातों कुल अनुपात और गुणा कुल भाग। यही हमेशा सीखा है आपने 8वीं क्लास में, वही मैं कह रहा हूँ। इसका खुद का अनुपात कितना? 2। टोटल अनुपात कितना है? 1 + 2। और कुल धारा कितनी थी? I। तो I1 कितनी हो गई? 2I/3। चलो ठीक है। इसी तरह से I2 क्या होगा? I2 का खुद का अनुपात कितना है? 1। खुद का अनुपात कितना है? 1। कुल अनुपात कितना है? 1 + 2। समझ में आ रहा है? 1 + 2। और कुल करंट कितनी है आपकी? I। तो I/3 आ गई बस। तो I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2I/3। और I2 कितना आ गया आपके? I/3। और इसमें तो पूरा I ही जाएगा। ये तो हमने धारा निकाली है। अब आपसे पूछा क्या गया है इसमें? उष्मा किससे अनुपात हो गया? तो देखो बेटा, H = I² RT। टाइम तो सब में समान होगा, तो H परमाणुपाती क्या होगा? I² R। तो सबसे पहले अपन H1 निकालते हैं। H1 में क्या आएगा? I1 का स्क्वायर इंटू R1। I1 कितना है बेटा? I1 है 2I/3। समानुपाती आएगा, सोना ना, 2I/3। इसका करेंगे वर्ग। और R1 कितना है हमारे पास? 2। सही है। 4I² / 9 इंटू 2। तो ये आ गया 8I²/9। सब समानुपाती ले लो, भले बराबर ले लो, एक ही बात है। ये हमारे को क्या मिला है? H1। ऐसा ही आप H2 निकालो, I2 का स्क्वायर अपॉन इंटू R2। हाँ या ना? तो बेटा देखो I2 कितनी आई? I2 हमारे को आई I/3। I/3। और प्रतिरोध का मान कितना है? 4I², 4/9। हाँ या ना? तो यहाँ से दिख रहा है आपको 4:8। एक 8 दोगे, देखो आप इसको 4 भी मिला है, 8 भी मिला है, सब तरह से मिल रहा है आपको, समझिएगा। तो किसका किस तरह से ये 2 मैच हो रहा है, बाकी तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं कहाँ कह रहा हूँ, यहाँ से देखो आप, ये आपको I2 मिला है, I1 यहाँ पे 8 आया है और ये अपने पे कितना आया? 4 आया है। तो कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। I1 आएगा 8, ये आएगा 4। ये दोनों सही है अभी तक, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। यहाँ तो मिल क्लियर हो गया है ना? कैसे किया? पहले सब में धारा निकाल दी और फिर बाद में अप्लाई कर। अब सर इसको कैसे करें? तो इसको तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। कुल धारा इसमें I है, तो I² R ले लो। I तो I है, और ठीक है। और R कितना है यहाँ पे? 3 है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? I तो I लिखा है, 3 ले लिया। अब इसको समझिएगा इस चीज़ को, है ना? तो इस चीज़ को अपन थोड़ा पीछे वाले यहाँ पे करते हैं इसको। तो अपन H3 निकालेंगे ना, समानुपाती I² R लेंगे। तो I तो इसमें I है और R बराबर कितना है? 3 है। अब इन सब में नीचे कितना है? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब इसको अपन ऐसे लिख दूँ, इंटू 9/9, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 27I/9। अब आप इसमें कंपेयर कर सकते हो। ऊपर यहाँ 27 आया, यहाँ 4 आया, ठीक है, और यहाँ पे 8 आया। तो 8:4:27, 8:4:27, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देखिएगा। मैंने तो करा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया? धारा को बांटा है, फिर अपने से इसको तरह से किया था। पहले धारा निकाल दी और फिर प्रतिरोध को गुणा कर दिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, बहुत ही ईजी भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो दोबारा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न देखो ध्यान से, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम के संयोजन में क्या किया बेटा, जोड़ा है आपने क्या किया है, जोड़ा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, हाँ सही बात है, श्रेणी क्रम में तो धारा ही समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टता समान होती है, गलत बात, ऐसा केवल समांतर क्रम में होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में न धारा समान, ये तो बात ही गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा वोल्ट दोनों समान, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। इजी प्रश्न भी आते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है, है ना, आसान। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहना है, फिर देखो आपको बोला गया लो ये 5, ये 4.5 और 3 को किस संयोजन से तय किया जाए कि इसका संयोजन कुल प्रतिरोध अधिकतम हो, प्रतिरोध अधिकतम हो। तो एक ही तरीका है बेटा, वो है श्रेणी संयोजन। अधिकतम करना है तो श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन में आपका प्रतिरोध अधिकतम हो जाता है। उस केस में होता है R1 + R2 + R3। R1 कितना है 5, ये है 4.5 और ये 3, 5 3 8, 8 4 12, 12.5 ओम, 12.5 ओम। ऑप्शन ए इज परफेक्ट। ओके, अगला फिर पूछा गया है 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। जोड़ दो समांतर क्रम में, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3, ये 4 और ये 5। आप इसमें आगे पीछे किसी को भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये संयोजन 12 बैटरी का ले लिया और एक नगण्य आंतरिक प्रतिरोध भी इसके साथ जोड़ कर दिया। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी, हर एक में धारा कितनी होगी। अरे बहुत आसान, ये 12 है, सब में 12 वोल्ट आएगा समांतर क्रम में। तो आप 12 वोल्ट प्रतिरोध करोगे, इसमें आ जाएगी 4, इसमें आ जाएगी 3, हाँ या ना। और इसमें आप करोगे 12/5 कर दोगे, तो 4 3 है किसी में ऑप्शन, 4 3 इसी में ही, ऑप्शन ए। इतना आसान प्रश्न। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, कर दिया मैंने, 3 4 5, विभवांतर 12 लिया, 12 में 3 का भाग दिया 4 आ गया, 4 फिर 12 में 4 का भाग दिया 3 आ गया, 12 में 5 का भाग दे दिया 2.4 आ गया। इतना ही था। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। अब आपसे पूछा गया अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है परीक्षा में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आ चुका है। तो आसान प्रश्न कभी कभार थोड़े से आपको टफ लगता है, लेकिन है आसान। इसको मैं रीअरेंज बनाता हूँ। देखो आप, ये है क्या, इसको ऐसे बना लूँ, ये दोनों कम्बिन दे रखा ना, यहाँ से अगर धारा गई तो इसमें बटेगी, फिर ये तो शॉर्ट सर्किट है, इन दोनों में बटेगी। इसको यूँ अरेंज करते हैं। ये एक्चुअली में क्या है आपके समांतर क्रम है ये। फिर बाद में क्या है, दोनों को जोड़ दिया गया है। फिर बाद में फिर से क्या है, फिर से समांतर क्रम है। यहाँ अमीटर लगा दूं सो यू अंडरस्टैंड, ये अमीटर। ठीक है, फिर से ये इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, अब आप देखोगे इन दोनों का जो ये है यहाँ से कंबाइंड है, ये शॉर्ट ही दे, इससे जो सर्किट दे देखा और वो भी इसका शॉर्ट सर्किट है, इससे ये जुड़ा हुआ। ठीक है, और ये आपका ले लिया बैटरी। यहाँ पे भी प्रतिरोध दे रखा है, तो प्रतिरोध ऐड करेंगे आप, कर लो इधर 0.8 14 वोल्ट 3 6 और 2। ठीक है, चित्र में दिखाया गया अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब मेरी बात सुनो, ज़्यादा कुछ डिपेल वाली बात नहीं है। आपको धारा निकालनी है, तीनों में बढ़ जाएगी, इसमें अलग होगी। इसका निकालो 6 और 3 और 6 और 3, 6 और 3 का करोगे ना, देखो ये समांतर क्रम है, तो इनका प्रतिरोध तुल्य कितना होगा। मैं इसको वापस रीअरेंज और कर रहा हूँ ना, यहाँ तो 2 रहेगा। हाँ बेटा, 6 और 3 अपन जानते हैं R1 × R2, R1 + R2। जब समांतर क्रम में तो ये निकालते हैं, 6 3 18 9 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम। ये 2 और ये 2, ये 0.8 आ गया। सही बात है, बहुत आसान। अब बात करते हैं, आपको जो धारा जाएगी ना इसके अंदर, मेरी बात सुनना। अब यहाँ पे ये कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ प्रतिरोध कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको देखो, जितना विभवांतर इसके ऊपर होगा
उतना यहीं पे होगा, लेकिन आपको ये इधर से भी दे रखा है तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। पूरे सर्किट की आप करंट निकाल देंगे ना तो आसानी से हो जाएगा ना। पूरे सर्किट की आप करंट निकाल सकते हो। आई बराबर ये 4 है, थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है तो बोलो आप, है ना। तो इसको ये 4 का हो जाएगा, इसको वापस ये अरेंज कर दें। ये 2 ओम, ये 4 ओम। अमीटर यहाँ लगा दो आप, ठीक है। ये बैटरी और ये आपका आ गया। बैटरी का वोल्टेज कितना बेटा 14 और 0.8 आ गया। नाउ दिस इज़ वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है। जितनी धारा आपके, जितना विभवांतर 2 ओम में होगा उतना का उतना आप यहाँ होगा। अब 0.8 वाले में भी आपका ड्रॉप करेगा तो आपको कुल इसमें निकालना पड़ेगा, तभी आपसे होगा। तो बेटा कुल धारा निकलती है वो कितना निकलेगा 14, ठीक है। और प्रतिरोध की बात करें यहाँ से तो इन दोनों का तो ये समांतर क्रम है 4 और 2 का, और ये वापस में सीरीज में है। तो 4 और 2 का समांतर क्रम देखो कितना होगा, 4 × 2, 4 + 2, 8/6 किया आपने ना। तो ये 4/3 आ गया। कितना आ गया 4/3 आ गया। 4/3 को आपको उसका सीरीज जोड़ लो आप। 8 है 10 कर लिया, 4/5 कर लिया, 4/3, 4/5। ये मैं कुल प्रतिरोध निकाल रहा हूँ बेटा। 4 5 थी 15, ये देखो 15, ये 20 और ये 12, 20 10 32, 32/15, ठीक है। अभी ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेगा। तो ये 32 आ गया और इंटू 15 आ गया। ये इससे कट रहा 7 बार, 8 8 16, और ये कितने बार कटेगा 1 16 बार। और कुछ कट रहा है इसके अंदर नहीं कट रहा। तो कुल धारा जो हो गई 7 × 15/16, ये तो कुल धारा हो गई। अब बात पूछी गई कि इसके अंदर धारा कितनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना है, फिर पहले आपको बता देता हूँ। तो कुछ कुछ होता है इसमें, ये चीज़ें थोड़ी होती है। तो अपन इसका भाग दो एक बार। 15 को 50 को 5 6 कराने को 7 105, 105/16 एम्पियर। ये क्या है आपकी कुल धारा है। ये क्या होगी अपने कुल धारा होगी। अब आपकी धारा इन दोनों में बढ़ जाएगी यहाँ से, है ना। ये यहाँ से निकली है, कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी। हमारे को इसी में पूछा कि इसमें कितनी जाएगी, ठीक है ना बेटा, समझ लीजिएगा। आपको सीधी सी बात है, ये सब में जाएगी। अब इसमें आपको धारा का मान बटना है। तो अब इसमें कितनी बटेगी, ये 4 है और ये 2 है आपके लॉजिकली। अब आपको कैसे बांटोगे, जैसे मैंने पहले बता था, वोल्टेज इक्वल करके, और आपको इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो आराम से, किसी प्रकार का यहाँ तक कोई समस्या, आराम से बेटा बताइएगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी है तो कह दीजिए। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। अब आगे अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे कुल धारा चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, लॉजिक क्या रहता है आगे करने का। तो यहाँ तक तो अपन पहुँच गए, ये अपने को मिल चुकी, ठीक है। ये सब अब मैं बता रहा हूँ। आपने को क्या करना है, इसके अंदर धारा निकालना है। तो देखो अब इसको कैसे किस तरह से करते हैं, ये आपको निकालना था। अब इसमें विभवांतर निकालोगे या क्या करोगे, अपन यूँ करते। देखो धारा का मान निकालना ना आपको, तो आई जो होती है क्या आता है ऐसा, ये दोनों समांतर क्रम है इन दोनों में। तो धारा का मान बढ़ जाएगा, यहाँ से निकल गई। तो धारा का मान किससे बढ़ेगा, उनके रेसिप्रोकल से बढ़ेगा। 2:4 है। तो ये बटेगा कैसे, उल्टा बटेगा। मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से उल्टा बढ़ने वाला है। इसको वापस बना रहा हूँ यहाँ से ताकि यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे 4 ओम है या 2 ओम है, ठीक है। ये अपनी धारा, ये वोल्टेज ले लिया और ये 0.8 ये दे रखा है। तो यहाँ से मान लो I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है। तो आपका जो धारा का जो I1 रेशियो I2 होगा उल्टा हो जाएगा। 2 को 1/4 ऐसे ही होता है ना, ये ऐसे 1/4 रेशियो 1/2 उल्टा हो जाएगा। तो 2 उधर चला जाएगा और यहाँ से 1:2 ये आपके कट गया। ये बात समझ में आ गई। तो 1:2 में आपको बटेगी आपसे। अपने को पूछा किसका है बेटा, अपने इस वाले में पूछा गया, तो हम इसी का ही लेंगे यहाँ से। तो इसका अनुपात आपको लेने के लिए देखो मेरी बात सुनो, बाकी सब तो हम हटा रहे हैं, तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक आपको आ ही गया होगा। तो इसका अनुपात 1, कुल अनुपात 3, और कुल धारा कितनी है 105/16।
तो अब इससे ये कट रहा बेटा 3 बार और 15 35, तो 16 16 32, 2 के आसपास आंसर आया। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया मैंने, कुल प्रतिरोध निकाल दिया सबके, फिर कुल धारा निकाल दी, फिर अनुपात का आपने किया, तो अपने से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज अपनी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद का। हाँ बेटा, ये इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने जब वीडियो लेक्चर कराया था तब भी मैंने आपको कराया था, जब रिपीट होता है तब ये। इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करता हूँ उसको आप अलग से बताता हूँ। जो चीज़ इसमें रिपीट हो रही है इसके बाद ये दिख रहा है, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो अपन क्या करते हैं इसको सेम मानते थे, कुछ याद होगा तो मैं वापस बना रहा हूँ, सो यू अंडरस्टैंड। ये ऐसा था, ये इस तरह से था, इसका मान 1 और इसका मान 2। जो रिपीट होती है हम उसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। जो रिपीट होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। और टोटल को भी हम क्या मानते हैं, आर मानते हैं। यही इसका लॉजिक होता है इन्फिनिट सीरीज को करने का, है ना। जो बार बार डेटा रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है ना, उस तरह से हम करेंगे। अब मेरे को बात सुना, ये दोनों क्या है आपके बेटा, समांतर क्रम में, ठीक है, और ये क्या है, श्रेणी में। तो आर बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये 1 और ये दोनों आपस में समांतर क्रम में 2R 2 + R, ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो आपके सीरीज में बन जाएगा। तो वो हमने कर लिया है, बहुत आसान है। अच्छा, लसब वसब लो बेटा, 2 + R 2R आ गया, ठीक है। हाँ तो बेटा ये देखो 2, ये 3R 2 + R और ये R हो गया। अब थोड़ा गुणा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करते हैं हम उसका, है, इसको अगले पेज पे करते हैं अपन। R 2 + 3R R 2 + 3R अपॉन 2 + R। तो बेटा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2R R² 2 + 3R, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो ये हो गया R² 2R, ये देखिए माइनस का R माइनस का 2। अब ये बेटा क्या है आपके पास, द्विघात समीकरण है, गुणा करे तो -2 और जोड़े तो -1। क्या इसके आपके गुणनखंड संभव है, या आपको करना पड़ेगा, गुणा करे तो -2 और जोड़े तो -1। इसको देखो तो -2 और 1 गुणा करे तो -2 जोड़े तो -1। हाँ बिल्कुल सही, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे R - 2 और R + 1। ये द्विघात समीकरण जैसे करते हैं ना बेटा, वो आ गया। तो R का मान कितना आ गया, 2, और एक R का मान कितना आ गया, -1। प्रतिरोध का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य 2 ओम। प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम। अब आपको इसमें क्या पूछा है, आपके पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये है तुल्य प्रतिरोध। और अगर इसमें धारा पूछी होती ना बेटा, तुल्य धारा कितनी जा रही है, तो आप वो भी निकाल लेते, 6/2 3 एम्पियर। समझ रहे हो, इस तरह के ये प्रश्न थे। तो बेटा आज के इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले न्यूमेरिकल पहले सेगमेंट में इतना ही। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। हमने सारी वैरायटी पकड़ी, छोटी और बड़ी दोनों भी, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।